Welcome, students, to the Institute of Commerce Studies. Chapter number 1, Nature and Significance of Management. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. That means मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, लोगों से काम कराने की प्रक्रिया, जिसमें हमें लोगों से गोल्स अचीव कराने होते हैं और ये गोल्स अचीव होने चाहिए कम से कम समय में और कम से कम लागत पर, यानी कि कम से कम कॉस्ट पर। इफेक्टिवनेस जहां पर अप्लाई होता है टाइम फैक्टर। अचीविंग द गोल्स दैट मीन्स टारगेट्स और गिवन टास्क विद द गिवन टाइम पीरियड्स, यानी कि हमें टारगेट्स को अचीव करना है और जो भी हमें समय दिया गया है उस समय में ही उसको अचीव करना है। एफिशिएंसी यहां पर अप्लाई होता है कॉस्ट फैक्टर। अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उन्हें हमें प्राप्त करना है एट द मिनिमम कॉस्ट और कम से कम लागत पर। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, या फिर कह सकते हैं मिनिमाइजिंग वेस्टेज, यानी कि हमें रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग getting the most out of inputs. Inputs means those factors of production without which production is not possible, whether these are primary factors or secondary factors. Ineffectiveness, completing activities so that organizational goals are achieved. अर्थात हमें गोल्स को अचीव करना है समय के अंदर अंदर। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में काम पूरा होना चाहिए। इनइफेक्टिवनेस, वर्क विद इन द टाइम, काम समय के अंदर अंदर होना चाहिए। एम, डूइंग थिंग्स राइटली, इसका संबंध ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से है, यानी कि हमें संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करना चाहिए। डूइंग द राइट थिंग्स, इसका संबंध काम को सही ढंग से करने से है ताकि वो कम से कम समय में पूरा हो सके। यही बात हम लोग पढ़ेंगे पर्पस में। लो वेस्टेज दैट इज मिनिमम कॉस्ट, हमें रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना चाहिए। इफेक्टिवनेस में हाई अचीवमेंट्स, दैट मीन्स विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, यानी कि निर्धारित समय के अंदर अंदर काम पूरा होना चाहिए। फोकस, एफिशिएंसी में हमारा फोकस होता है रिसोर्सेज पर, यानी कि मीन्स, अर्थात हमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। इफेक्टिवनेस में हमारा लक्ष्य होता है वांट्स, यानी कि एंड्स, यानी कि काम समय के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स, यानी कि मैनेजमेंट में हमें सभी लोगों की मेहनत को एक साथ आपस में जोड़ना पड़ता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की हो। हर प्रकार के डिपार्टमेंट में हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है और हर लेवल पर मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पॉइंट नंबर ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इट मैनेजेस द मेन टास्क वॉट एवर इट इज। काम चाहे कैसा भी हो, हमें उसे मैनेज करना होता है। पॉइंट नंबर बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल,
हमें लोगों को मैनेज करना होता है, इट हैज़ टू डायमेंशंस. पॉइंट नंबर 1, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स, यानी हर कर्मचारी की ज़रूरत को हमें ध्यान में रखना है. एंड पॉइंट नंबर 2, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के समूह की क्या ज़रूरत है उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड पॉइंट नंबर सी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. Operations are related to the main activities of the business. It includes management of work and people. यहाँ पर हमें लोगों को और काम को इस प्रकार से मैनेज करना होगा ताकि हम लोग आसानी से इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें. पॉइंट नंबर 4, continuous process. Management is a continuous process consisting of a series of functions like planning, organizing, directing, staffing and controlling. यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी खत्म नहीं होती. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट बिगिंस विद प्लानिंग. मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से होती है. एंड डज नॉट एंड विद कंट्रोलिंग. लेकिन कंट्रोलिंग पर मैनेजमेंट खत्म नहीं होता. अर्थात मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती ही रहती है. पॉइंट नंबर 5, ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कलेक्टिव एक्टिविटी और इट इज़ अ टीम वर्क. मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति से नहीं होता. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है अर्थात कलेक्टिव एक्टिविटी है. चाहे मैनेजमेंट में सफलता मिले या असफलता मिले, उसका श्रेय किसी एक इंसान को नहीं दिया जा सकता. पॉइंट नंबर 6, डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी स्थिर नहीं रहती. मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्थिर नहीं रहता. बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार बदलाव आते रहते हैं जिसकी वजह से हमें मैनेजमेंट में भी लगातार बदलाव करने पड़ते हैं. एंड पॉइंट नंबर 7 इज इनटेंजिबल फोर्स. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. मैनेजमेंट को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बट इट कैन बी परफॉर्म्ड एंड टैक्टाइज्ड. मैनेजमेंट कर दिखाया जा सकता है कि मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट को देखा या छुआ नहीं जा सकता. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स और एंड्स टूवर्ड्स विच the activities of an organization are directed. Objective means उद्देश्य. उद्देश्य वो लक्ष्य हैं जिनकी ओर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी जाती है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. These objectives aim at prosperity and growth of the organization. अर्थात पहला उद्देश्य ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कि लगातार समृद्धि होनी चाहिए और हमारी संस्था में विकास होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, सर्वाइवल. मस्ट अर्न एनफ रिवेन्यू. रिवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे तो हमारे गुड्स और सर्विसेज लगातार बिकते रहने चाहिए और उनसे हमारे पास अमाउंट आता रहना चाहिए. Point number 2 is profit. It is essential for covering cost. Profit ज़रूरी है कॉस्ट को कवर करने के लिए. एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, और रिस्क को कवर करने के लिए. पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ. बाय इंक्रीजिंग इन सेल्स वॉल्यूम. अगर हमारी संस्था की सेल लगातार बढ़ रही है अर्थात हम विकास कर रहे हैं. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हमारी संस्था में हमारे कर्मचारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं अर्थात हम विकास कर रहे हैं. द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं या हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है अर्थात हम विकास के पथ पर हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामाजिक उद्देश्य. दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें वो सभी तरीके शामिल किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के
जो हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रिचेज टू एम्प्लॉयज़। अर्थात कमज़ोर वर्ग को हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करनी चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि उन्हें स्कूल्स मिलने चाहिए। क्रिचेज का संबंध होता है उस जगह से जहां पर एम्प्लॉयज़ के बच्चों की देखरेख की जाती है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, हमें अपने कस्टमर्स को कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे गुड्स अवेलेबल कराने चाहिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, समाज के भले के लिए अगर कहीं कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमें उसमें वित्तीय सहायता करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्प टू फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, जो लोग शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट बाय फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर द हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ रूरल मासेज, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की हेल्थ पर, उनकी एजुकेशन पर, उनके प्रशिक्षण पर भी हमें पैसा खर्च करना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसका संबंध एम्प्लॉयज से होता है। These vary from financial needs of the employees, such as competitive salary and perks. यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स सभी एम्प्लॉयज़ के अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरीज देनी चाहिए, यानी कि इतनी सैलरी दी जानी चाहिए ताकि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे एम्प्लॉयज़ को हमसे छीन ना सकें। एंड पर्क्स, पर्क्स का संबंध होता है सुविधाओं से, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी उनको ना दे सकें। सोशल नीड्स सच एज रिकॉग्निशन एंड हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात हमें अपने कर्मचारियों की सामाजिक ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना है, उनको समाज में पहचान दिलानी है, उनके विकास का लगातार ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, लगातार वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो हायर लेवल के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और उन्हें प्रमोशन भी लगातार मिलना चाहिए। गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस, अर्थात वर्कर्स को काम करने की ऐसी कंडीशंस मिलनी चाहिए जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हों। नेक्स्ट टॉपिक इज Importance of management. Point number 1. Management helps in achieving group goals. मैनेजमेंट हमारी सहायता करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में। Once the goals are set out, जब एक बार गोल्स को निर्धारित कर दिया जाता है, the next effort of management is to ensure that these goals are achieved. तो अगला कदम होता है ये निर्धारित करना कि हमारे लक्ष्य अचीव भी होने चाहिए। द गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज़ टू सीक देयर कोऑपरेशन, और ये लक्ष्य सभी एम्प्लॉयज़ को बताए जाते हैं ताकि वो अपना सहयोग दे सकें। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, एफिशिएंसी का संबंध कॉस्ट से होता है, यानी कि हमें रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योर्स ग्रोथ। हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन, ताकि लगातार हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारा विकास हो। इट मिनिमाइजेज वेस्ट एंड लॉसेज, वेस्टेज और लॉसेज कम से कम होने चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसी संस्था जो कभी भी स्थिर नहीं रहती। एनवायरनमेंट में जब भी कोई बदलाव आता है तो उसी के साथ साथ हमें अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव करना पड़ता है।
Fourth importance of management is management helps in achieving personal objectives. जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का संबंध एम्प्लॉयज से होता है. थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट. एक अच्छी अभिप्रेरणा से और एक अच्छे नेतृत्व से हम अपने एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट यानी कि एकता की भावना पैदा कर सकते हैं. कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस. ग्रुप की सफलता के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ का सहयोग भी प्राप्त होगा ऐसा करने से, और हमारे एम्प्लॉयज़ वचनबद्ध तरीके से काम करेंगे. मैनेजमेंट हेल्प्स देम टू सेटिस्फाई देयर फिजिकल सोशल स्टेटस एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स सो एज टू डेवलप अ कोऑपरेटिव एंड कमिटेड टीम. मैनेजमेंट सहायता करता है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की हर एक ज़रूरत को संतुष्ट कर सकें, ताकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ का सहयोग लगातार मिलता रहे और हमारे एम्प्लॉयज़ अपने काम के प्रति वचनबद्ध रहें. पॉइंट नंबर 5 इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अर्थात हमें समाज में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने चाहिए. क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अधिक से अधिक रोज़गार पैदा करना चाहिए. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ जनरल पब्लिक. आम जनता का जीवन स्तर हमें बेहतर बनाना होगा. एडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल. ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, हमें हमेशा लेटेस्ट टेक्निक को अपनाना होगा. एंड लीड्स द पाथ टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा जिससे लगातार विकास होता रहे हमारी संस्था का. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं. मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ साइंस. Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. अर्थात मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्रमबद्ध और संगठित तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और ये ज्ञान आधारित होता है ऐसे लॉजिक्स पर जो फाइंडिंग, फैक्ट्स और इवेंट्स पर डिपेंड होते हैं. फीचर्स ऑफ साइंस आर. पॉइंट नंबर 1, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अर्थात साइंस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, यानी कि बुक्स. और यही फीचर मैनेजमेंट में भी पाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बुक्स से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से. पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जिस प्रकार से साइंस के अंदर हर चीज़ को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के बाद साबित किया जाता है, मैनेजमेंट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसानों पर टेस्ट नहीं किया जा सकता. अगर किसी भी कंपनी में सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, तो उसके लिए लोगों पर टेस्ट नहीं किया जा सकता कि किसी भी संस्था को सफलता या असफलता क्यों मिली. सो दिस फीचर ऑफ साइंस is partially present in management. Point number 3, universal validity. Management principles are not exact like scientific principles. अर्थात मैनेजमेंट के सिद्धांत उतने एग्जैक्ट नहीं हैं जितने कि विज्ञान के सिद्धांत हैं. So their application and use is not universal. अर्थात मैनेजमेंट के सिद्धांत हर स्थिति में अप्लाई नहीं किए जा सकते. Therefore, this feature of science is not present in management. Conclusion. मैनेजमेंट को हम लोग प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, लेकिन मैनेजमेंट को एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है. नेक्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art can be defined as systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection. यानी कि कला एक ऐसा क्षेत्र है
जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए आवश्यकता होती है कौशल की, यानी कि स्किल्स। इंसान में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए और लगातार उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हम एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। जिस प्रकार से कला के क्षेत्र में स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स अवेलेबल होती हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी स्टडी मटेरियल वैसे ही हर क्षेत्र में अवेलेबल होता है। देयरफॉर दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू दैट नॉलेज। हर एक कलाकार को अपनी कला को अपने तरीके से प्रदर्शित करना होता है, साथ ही साथ अपनी कला में कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, और यही बात मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका सेम नहीं होता। हर एक मैनेजर अपने कौशल से ही अपने प्रबंध को पूरा करता है। पॉइंट नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी फॉर परफेक्शन। अर्थात अगर हम लोग किसी भी फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, फॉर परफेक्शन आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, तो उसके लिए उस क्षेत्र में लगातार हमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है एंड प्रैक्टिस, और लगातार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली अ फाइन आर्ट। अर्थात मैनेजमेंट एक फाइन आर्ट तो नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट एन आर्ट। लेकिन मैनेजमेंट एक कला है। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाई अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों से काम कराने की कला है। मैनेजमेंट बोथ एज अ साइंस एंड एन आर्ट। अर्थात मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट बिकॉज साइंस मेक्स अवेलेबल एंड अरेंज्ड नॉलेज, while art involves the application of such knowledge and skills। अर्थात विज्ञान ने हमें ज्ञान दिया और उस ज्ञान का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक कला है। Therefore, for a manager to be successful in achieving the objectives, he has to learn the science of management as well, learn the art to apply this knowledge। तो अगर एक मैनेजर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे मैनेजमेंट के विज्ञान को समझना होगा और उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है इस बात को भी समझना होगा। देयरफॉर मैनेजमेंट इज मोर अ कंबाइंड ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अर्थात मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, बट मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस और नॉर अ फाइन आर्ट। अर्थात मैनेजमेंट ना तो एक प्योर साइंस है और ना ही फाइन आर्ट है।